कोरोनाने वाट लावली. पोटा पाण्याचा प्रश्न सुद्धा तयार झालाय. दिवाळखोर व्हायची वेळ झाली. धंद्यांना पूर्ण नुकसान झालेलं आहे. तुमच्या जवळच्या दुकानदाराकडूनच वस्तू खरेदी करा आणि कोरोनानं उद्ध्वस्त झालेल्यांना मदतीचा हात द्या. संकल्प दिवाळीचा, संकल्प झी24 तासचा. पहले कहा गया कि उसकी भी हम दखल लेंगे और शाम होते होते ये कह दिया गया कि जो सीवीसी की गाइडलाइन है, कोई भी कंप्लेंट जिस पे कोई दस्तखत और नाम ना हो उसको दखल ना लिया जाए, ये हम भी जानते हैं. लेकिन जिस तरह के आरोप उस पत्र में हैं, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, अगर उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है तो हमें लगता है कि पूरे इंस्टीट्यूशन पे सवाल खड़ा होने जा रहा है. निश्चित रूप से जांच के लिए टीम आई है, जांच शुरू की गई है, पंच को बुलाया गया है. एनसीबी हमेशा कहती रही कि हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस पे ही हम जांच करते हैं. जिस तरह से प्रभाकर साली ने सारी घटनाक्रम को एफिडेविट द्वारा, वीडियो द्वारा उल्लेखित किया है, मैं मांग करता हूं जो आई है विजिलेंस कमेटी, वो समीर वानखेड़े जी का, केपी गोसावी का और प्रभाकर का, और एक किरदार और इसमें है जो समीर वानखेड़े जी का ड्राइवर है, पुलिसिया है, मानी. इन सब का सीडीआर निकाल लीजिए. जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है 50 लाख उठाने में, गोसावी के घर पहुंचाने में, दोबारा गाड़ी शहर में आई, फिर गाड़ी वापस गई, फिर पैसे से भरा बैग उठाया गया, फिर सैम डिसूजा को वापस दिया गया. हमें लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक जांच होगी तो बयान जुटाने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें सामने आ जाएगी. मैं अभी शंका उस पर जाहिर नहीं कर रहा हूँ. हो सकता है इतनी बड़ी देश की एजेंसी है, हमसे भी 4 कदम आगे वे काम करते होंगे, और आशा करते हैं जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ उस विषय को भी लेके थोड़ा सा खंगालेंगे. और एक आज और सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि एक एफआईआर दर्ज है जिसको लगभग 1 साल की मुद्दत हो गई, उसमें आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है. लेकिन उसी एफआईआर के तहत दीपिका पादुकोण को बुलाया गया, चार्ट के आधार पे बुलाया गया था, गिरफ्तारी नहीं हुई. सारा अली खान को बुलाया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई. श्रद्धा कपूर को बुलाया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई. अगर ये झूठ है तो मैं उन्हें ये भी कहना चाहता हूं कि सारे उस समय के मीडिया के चैनल को देख लें. जब जब कोई अभिनेता अभिनेत्री आती थी, पूरा देश का मीडिया फोकस लगा के बैठे रहता था. वो सारे लोग जिनको बुलाया गया उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी गहराई में जाइए. मैं ये भी कहता हूं कि मालदीव के दौरे को देखिए. उस समय कौन से अभिनेता अभिनेत्री मालदीव में थी, तो जो उगाही का खेल है वो खुलकर सामने आ जाएगा. जांच शुरू है. ये कहा जा रहा है कि क्रूज की जांच को भटकाने के लिए नवाब मलिक पिछले 20-22 दिन से अलग अलग तरीके से चीज़ों को सामने ला रहा है. मेरा काम है जो गलत चीज़ें हैं, अगर कोई आँख पे पट्टी बांध ले तो उसकी आँख की पट्टी खोलना ये मेरा फ़र्ज़ है. मैं और एक बात बता रहा हूँ, जो जांच के लिए लोग आए, क्रूज की पार्टी फैशन टीवी ने आयोजित किया था. बिना किसी महाराष्ट्र सरकार की जानकारी के बिना
कोविड प्रोटोकॉल होने के बावजूद कोई भी क्लियरेंस महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र के गृह विभाग से किसी भी तरह से कुछ नहीं लिया गया। सीधे डायरेक्टर शिपिंग से परमिशन लेके इसे परमिट किया गया। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया। लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है, सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है। रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया। धड़ल्ले से रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया। और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है। लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में उसको आप लोगों के सामने रखूँगा। लेकिन मैं क्लू दे रहा हूँ, जो लोग दिल्ली से इतनी बड़ी कॉम्पिटेंट एजेंसी है जांच के लिए आए हैं, इसके तरफ भी ध्यान देने का काम करें। पिछले कई दिनों से जब मैं फर्जीवाड़े की बात करता रहा, मैंने एक आम सभा में भाषण कर दिया कि इनकी नौकरी 6 महीने में जाएगी और ये जेल जाएंगे। मैंने कोई पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल करके ये बात नहीं कही थी। जो समीर दाऊद वानखेड़े जी का फर्जीवाड़ा जीवन का है, उन्होंने, मैंने ये भी कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि किसका धर्म क्या है, कौन किस धर्म का है। मेरा सवाल इतना ही है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे, आईआरएस का पद हासिल किया और देश में एक होनहार दलित शायद किसी गांव में गरीबी में पढ़कर आगे जाना चाहता होगा या किसी शहर में झोपड़ी में रहकर उसने तैयारी की होगी, ऐसे एक होनहार दलित का अधिकार छीना गया। ये विषय हमारा ये है। हम कोई धर्म की चर्चा नहीं करते रहे। हम जो फर्जीवाड़ा समीर वानखेड़े का है, फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट ली गई और उसके आधार पे नौकरी ली गई, ये मुद्दों को हम उठाते रहे। जब मैंने पहला बर्थ सर्टिफिकेट डाला तो सब लोग टूट पड़े कि ये फर्जी है। फर्जी है तो असली कहाँ है, उनके परिवार के लोगों को बताना पड़ेगा। आज मैंने अपने ट्विटर पे एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फ़ोटो डाला है, जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाह नामे को भी उसमें हमने डाला है। 2 बॉक्स उसमें ब्लैंक कर दिए गए हैं, जिसमें लड़की के पिताजी का नाम है, उनके चाचा जी का नाम है
वो ब्लैंक एड्रेस इसलिए रखा गया है कि उनको बड़े पैमाने पे धमकाया जा रहा है। उनके साथ भी बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हमने वो 2 चीज़ें ब्लैंक रखी है। और ये भी कह देता हूँ कि कल तक जो बर्थ सर्टिफिकेट पे उंगली उठा रहे थे वो टेम्पर्ड सर्टिफिकेट है, वो महानगर पालिका के रिकॉर्ड का हिस्सा है। ऑनलाइन सबकी बर्थ सर्टिफिकेट नज़र आती है, समीर दाऊद वानखेड़े की सर्टिफिकेट नज़र नहीं आती। हमने वो रजिस्टर में 1.5 महीने तक खोज करने के बाद स्कैन करके कंप्यूटर में है, वहाँ से हमने स्नैपशॉट निकाला है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये जो कागजात हमने डाले वो असली हैं, सरकारी ऑफिस का दस्तावेज है। उसमें गौर से देखा जाए तो टेम्पर करके 20 साल के बाद उसमें एक सर्कल लगा के स्टार बनाया गया और अलग से 20 साल के बाद जो नाम का खेल है उसके अंदर भी खेला गया। आज जो निकाहनामा मैंने दिया है उसमें मस्जिद का मदरसा है, उसका एड्रेस है और ये सारे तस्वीर हमने रखी है। जो कल तक कह रहे थे कि हम जीवन भर हिंदू रहे, हम हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं उठाते। इस देश में फिर मैं बता दूं कि इस देश का संविधान कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति धर्मांतर कर ले तो उसे शेड्यूल कास्ट का लाभ नहीं मिल सकता। विशेषकर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी धर्म का ये सवाल है। अगर लोगों को लगता है कि ये गलत है तो मोदी जी हैं, देश का संविधान बदल दें कि अगर कोई दलित इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में शामिल हो जाएगा तो उसे लाभ मिलेगा। अगर यही तरीका है तो मैं भी कल दावा करूंगा कि मेरे पुरखे या मेरे जैसे इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग, जो संघ परिवार ये दावा करता रहा, मोहन भागवत जी ये कहते रहे कि सबके पुरखे एक हैं। हाँ, हमारे पुरखे इस देश में शूद्र थे। अगर हम फिर क्लेम कर दें कि हम भी शेड्यूल कास्ट हैं तो क्या इस देश के 15 करोड़ मुसलमानों को ये लाभ मिलेगा? सवाल ये है। फर्जीवाड़ा करके एक गरीब के अधिकारों का हनन किया गया, फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की गई। निश्चित रूप से सारे दस्तावेज जुटाए गए हैं। दलित संगठन मेरे पास आ रहे हैं, चीज़ें मांग रहे हैं, हम उनको देंगे। और जो जात प्रताड़नी समिति कहा जाता है, इंग्लिश में स्क्रूटनी कमेटी है, वैलिडिटी कमेटी, उसमें ये कंप्लेंट दर्ज होगी। बाकायदा वानखेड़े साहब को भी नोटिस जाएगी, कंप्लेंट करने वालों को भी सुना जाएगा, सरकारी कार्यालय के दस्तावेज खंगाले जाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये फर्जी दाखला साबित होगा और उसके आधार पर निश्चित रूप से जो कानून में प्रावधान है उनकी नौकरी जाएगी। उसी कानून में लिखा है कि इस तरह से फर्जी कोई दस्तावेज के आधार पर अगर कोई सर्टिफिकेट बना लेता है तो उसे 2 साल से 7 साल की सज़ा का प्रावधान उस कानून में है। आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग आपको अप्रोच हो रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, लेकिन आप पे बार बार यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नवाब मलिक हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं दस्तावेज के आधार पे कह रहा हूँ, अगर वो जिस भी धर्म में हो, राइट टू रिलीजन ये फंडामेंटल राइट है। हर व्यक्ति अपने तरीके से किसी भी धर्म को स्वीकार सकता है, जब चाहे धर्म बदल सकता है। हर दिन नया धर्म बदल ले, उस पर मेरी आपत्ति नहीं है। लेकिन देश का कानून कहता है कि कोई व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हो, एक बार उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसे शेड्यूल कास्ट का जो भी फ़ायदा है वो नहीं मिलता। लड़ाई ये है कि गरीब दलित का अधिकार छीना गया और निश्चित रूप से ये हम लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे और निश्चित रूप से कानून के तहत कार्रवाई होगी। आओ भाई, दाढ़ी वाला ये कौन है? ड्रग लॉर्ड जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये ड्रग लॉर्ड वहाँ पर प्रेजेंट था, ये ड्रग लॉर्ड कौन है और वो क्या उसी दिन क्रूज पार्टी पर था? इसके बारे में थोड़ा और डिटेल दे सकते हैं? देखिए, अभी ये चीज़ें हैं, हमने इशारतन एनसीबी को बताया है कि दाढ़ी वाला है, उस पार्टी में वो था। संडे की शाम जब वो क्रूज शिप लौट रही थी तो उसमें वो नाचते हुए अपनी महबूबा के साथ, मेरे पास वीडियो है, बहुत सारे डांस के हमारे पास वीडियो है, हम तो देंगे। लेकिन इतनी बड़ी एजेंसी है, क्रूज के सारे सीसीटीवी फुटेज
महागाई आहे बनवण्यात आलेलं आहे, निश्चित रूपाने त्याचा ते जाब देईल. पण एफिडेव्हिटमध्ये जे सगळे पुरावे किंवा घटनाक्रम हे सगळा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. NCB नेहमी दावा करते की इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आम्ही हे तपास करतोय. मग तुम्ही या सर्वांचे समीर वानखेडे, KP गोसावी, साली व इतर जी नावं आहेत त्या सगळ्यांचे CDR काढा, CCTV फुटेज काढा. याच्यात एक गाडीमध्ये 50 लाख रुपये उचलून घेऊन गेले असा पण उल्लेख आहे. गोसावीच्या नवी मुंबईच्या घरात हे डिलिव्हरी करण्यात आला. पुन्हा त्याला बोलून पैसे परत देण्यासाठी गाडी पुन्हा गेली, परत पैसे घेऊन ट्रायडनच्या समोर गेली. तिथे सॅम डिसोजाच्या नावाच्या एक व्यक्तीने त्याला रिसीव्ह केला. जर आपण इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने गेलं तर हे जे काय परिस्थिती आहे ते स्पष्टपणे समोर येईल. पण मी जे लोक मुंबईत आलेले आहे या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मी त्यांना सांगू इच्छितो की कॉर्डेलिया क्रूजवर त्या दिवशी रेव पार्टी झालेली आहे. त्या पार्टीमध्ये एक आंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया फॉरेन नॅशनल होता, तो दाढीवाला आहे. त्यांनी रेव पार्टी तिथे चालवली आणि जाणून बुजून त्या रेव पार्टीला परवानगी नसताना महाराष्ट्र सरकारने कुठली परवानगी या शिपला दिली नाही. कोविड असताना काही परवानगी मागितली नाही. DG शिपिंगच्या परवानगीने हा शिप सेल झाला. वानखेडेंनी त्याच्यातले 1350 लोकांची झाडझडती का घेतली नाही? 10, 12, 13 लोकांचे फोटो घेऊन गेटवर त्यांना का डिटेन करण्यात आला? आणि तो आंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया त्यांची जे मैत्रीण आहे त्यांच्यासोबत 2 दिवस तिकडे होता, डान्स करत होता. माझ्याकडे हे त्यांचे सगळे व्हिडिओ आहे. तो दाढीवाला तिहाड जेलमध्ये पण होता. तो दाढीवाला राजस्थानच्या तुरुंगात होता अशी माहिती मिळते. आता त्या दाढीवालाकडे लक्ष द्या. तो समीर वानखेडे यांचा मित्र आहे. गोव्यामध्ये जे सगळा ड्रग टुरिझम चालते त्याचा सूत्रधार आहे. त्याच्यावर कारवाई करण्याबाबत बरेचसे अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केल्यानंतर वानखेडेंनी त्यांना करू दिलं नाही. दिल्लीतून जे लोक आलेले आहे या दाढीवाल्याकडे लक्ष द्या. कोरोनाने वाट लावली. पोटा पाण्याचा प्रश्न सुद्धा तयार झालाय. दिवाळखोर व्हायची वेळ झाली. धंद्यांना पूर्ण नुकसान झालेलं आहे. तुमच्या जवळच्या दुकानदाराकडूनच वस्तू खरेदी करा आणि कोरोनानं उद्ध्वस्त झालेल्यांना मदतीचा हात द्या. संकल्प दिवाळीचा, संकल्प झी 24 तासचा.